यदि किसी सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट हो अल्फा बीटा तथा इस सर्किल का रेडियस हो आर, रेडियस का मतलब त्रिज्या, रेडियस का मतलब त्रिज्या, तो इस सर्किल का इक्वेशन हम लिखते हैं x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यह है हमारा फॉर्मूला। यदि किसी सर्किल का इक्वेशन इस रूप में लिखा हुआ नजर आए तो अल्फा के जगह पर जो नंबर होगा वह सेंटर का x कोऑर्डिनेट देगा और बीटा के जगह पर जो नंबर लिखा दिखाई पड़ेगा वह सेंटर का y कोऑर्डिनेट देगा। r के जगह पर जो नंबर लिखा दिखाई पड़ेगा वह इस सर्किल का रेडियस देगा। अब क्वेश्चन में हमको यह सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को चाहें तो x माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस यह जैसा है वैसा ही y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 1 को चाहें तो 1 का स्क्वायर लिख दे सकते हैं। इसको इससे कंपेयर करने पर अल्फा के जगह पर 0, बीटा के जगह पर 1, यानी जो सर्किल दिया हुआ है इस सर्किल का सेंटर जो है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 1 0 1 और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस यानी त्रिज्या 1 के बराबर, r के जगह पर 1 है 1। यह दो जानकारी हमको मिला। अब हम करेंगे क्या, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस खींच देते हैं। सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 1, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 1, या 1 हाइट पर यह जो पॉइंट होगा यही होगा सेंटर, और रेडियस कह रहा है 1, तो 1 डिस्टेंस जब लेंगे तो ठीक ओरिजिन पर पहुंच जाएगा। इतना बड़ा त्रिज्या लेकर के हम सर्किल घुमा देते हैं। यह है x एक्सिस, यह है y एक्सिस। सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 1 आया है और इसका रेडियस यानी त्रिज्या 1 के बराबर है। अब क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि दूसरा सर्किल है जो मूव करता है यानी गति करता है यानी चलता है। कोई दूसरा सर्किल है जो मूविंग सर्किल है, वह सर्किल करता क्या है, इस सर्किल को भी बाह्य रूप से यानी एक्सटर्नली टच करता है और एक्स एक्सिस को भी टच करता है कुछ इस ढंग से। इस ढंग से इसको भी टच करता है और एक्स एक्सिस को भी टच करता है। इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा बीटा। यह सर्किल मूविंग सर्किल है। जब मूविंग सर्किल है, चलता है, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए कि हमेशा इस सर्किल को एक्सटर्नली टच करता है और एक्स एक्सिस को भी टच करता है, तो यह थोड़ा इधर आ जाएगा तो कुछ इस ढंग से टच करेगा, और थोड़ा इधर आ जाएगा तो कुछ इस ढंग से टच करेगा, इधर आ जाएगा तो इस ढंग से टच करेगा, इधर आ जाएगा तो कुछ इस ढंग से होगा सर्किल। यानी सर्किल
यह मूविंग सर्किल अपना साइज बदलता है, बड़ा छोटा होता है, हमेशा इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए मूव करता है कि वह इसको भी टच करेगा और एक्स एक्सिस को भी टच करेगा। तो इसका जो सेंटर है, सेंटर, इसी तरीके से इधर भी आगे भी सर्किल होगा, इधर टच करेगा, इधर आगे जाके टच करेगा, आगे भी बढ़ेगा। इसका जो सेंटर है यानी केंद्र, इस सर्किल के मूव करने के साथ इसका सेंटर भी मूव करेगा। तो सेंटर के चलने का रास्ता, सेंटर के चलने का रास्ता, जिसको हिंदी में शायद, पक्का नहीं जानते हैं लेकिन शायद बिंदु पथ कहते हैं, कुछ इस ढंग से मिलेगा। इसका बिंदु पथ कुछ इस ढंग से मिलेगा, यानी लोकस, इसके सेंटर का लोकस कुछ इस ढंग से होगा। इसके सेंटर का जो लोकस होगा, चलने का जो रास्ता होगा, वह कुछ ऐसा टाइप का रास्ता होगा। यह रास्ता कैसा होगा यह तो हमको समझ में आ गया, लेकिन सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, हमको इसका इक्वेशन चाहिए, हमको इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अब इस सर्किल का इक्वेशन भी लिख ही देते हैं, हालांकि जरूरत तो पड़ेगा नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था। अब देखो, जब यह सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है, टच करता है का मतलब है एक्स एक्सिस इस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो सेंटर से इस पर जो परपेंडिकुलर खींचा जाएगा यानी लंब खींचा जाएगा, ठीक इस पॉइंट पर जाके मिलेगा। ठीक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, यानी जहां यह सटता है, सटने वाला बिंदु पर जाके मिलेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं हम नहीं जानते हैं, इसीलिए हम बोल दिए सटने वाला बिंदु। ठीक है, एक बात और ध्यान दो, जब भी दो सर्किल एक दूसरे को इस तरीके से एक्सटर्नली टच करता है, तो इसका सेंटर C1, इसका सेंटर यदि C2 हो, इसका रेडियस यदि R1 हो, इसका रेडियस यदि R2 हो, तो यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यह C1 और यह C2 तीनों एक स्ट्रेट लाइन में स्थित होता है, और इसीलिए C1 और C2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, जहां पर इसको टच कर रहा, इस पॉइंट को जब हम यहां से मिलाएंगे तो यह दूरी इस सर्किल के रेडियस के बराबर होगा। रेडियस है 1 तो यह भी हो जाएगा 1, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बीटा है, इसका मतलब हुआ बीटा इतना। बीटा यदि इतना, तो यह सेंटर से यहां जो मिलाया है यह तो रेडियस हो गया, और रेडियस हर जगह बराबर होता है, किसी भी तरफ खींचे तो रेडियस का लेंथ इक्वल, तो यह भी हो जाएगा बीटा। यदि इसके सेंटर को हम मान लेते हैं C और इसके सेंटर को मान लेते हैं P, तो CP किसके बराबर होगा? 1 प्लस बीटा के बराबर। CP होगा, CP इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। लेकिन दो पॉइंट के बीच, दो पॉइंट का यदि कोऑर्डिनेट दिया रहे, यदि किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहे, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको निकालने के लिए कहे, इस A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो AB इज इक्वल टू हम लिखते हैं x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर का रूट अंडर। यह होता है हमारा फार्मूला। यहाँ पर हमको इस सेंटर C का कोऑर्डिनेट पता है, इस सर्किल के सेंटर P का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा पता है, तो CP का CP यानी C पॉइंट से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस
इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके अगर हम लिखे तो हम क्या लिखेंगे, Cp का डिस्टेंस, Cp इज इक्वल टू 0 माइनस अल्फा, 0 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा मिलेगा। दोनों तरफ अगर हम होल स्क्वायर कर दे तो हमको मिलेगा 0 माइनस अल्फा का स्क्वायर, या तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यह मिलेगा। दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा स्क्वायर को बीटा प्लस 1 स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बीटा प्लस 1 स्क्वायर माइनस इसको राइट साइड ले गए, ठीक है, इसको राइट साइड, तो यह क्या हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, 1 माइनस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी गुने ए प्लस बी, ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी। इसी का यूज करेंगे, बीटा जोड़ 1 माइनस 1 माइनस बीटा, फिर बीटा प्लस 1 जोड़ 1 माइनस बीटा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस बीटा, और यह हो जाएगा बीटा प्लस 1 माइनस बीटा, यह बीटा कैंसिल, यह हुआ -1, यह 1 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू बीटा जोड़ बीटा 2 बीटा गुने 1 प्लस 1 2, दैट इज इक्वल टू मिला क्या, दैट इज इक्वल टू 4 बीटा, 4 बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा। अल्फा और बीटा में एक रिलेशन मिल गया, यह सर्किल, यह मूविंग सर्किल इस फिक्स्ड सर्किल को एक्सटर्नली टच करते हुए तथा एक्स एक्सिस को टच करते हुए मूव कर रहा था, तो इसके सेंटर के चलने का जो रास्ता है उस पर का कोई पॉइंट अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा में हम रिलेशन निकाल दिए। अब यदि अल्फा के जगह पर एक्स, चूंकि अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट है इसलिए अल्फा के जगह पर एक्स और बीटा के जगह पर वाई पुट कर दे, तो वह इस सेंटर के चलने का रास्ता यानी चलने का जो लोकस है, रास्ता है, उसका इक्वेशन मिल जाएगा। देयरफॉर लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट P, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट P विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यानी इसके चलने का जो यह रास्ता दिखाई पड़ रहा है ऐसा टाइप का कर्व, इस कर्व का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब हम करते क्या है कि इस सब को जरा मिटा करके फिर से फिगर खींचेंगे, अब इस सब सर्किल का हमको जरूरत नहीं है। मूविंग सर्किल के सेंटर के लोकस का इक्वेशन हमको यही मिला था, और हम यह भी समझ गए थे कि मूविंग सर्किल का जो सेंटर है उसके चलने का रास्ता कैसा टाइप का कर्व बनाएगा, कुछ ऐसा टाइप का नजर आया था। यह वाई एक्सिस, यह एक्स एक्सिस, कर्व कुछ इस ढंग से बना था, कुछ ऐसा टाइप का नजर आ रहा था। इसी का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को 4 को अगर हम इधर ला करके डिवाइड कर दे
तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, लिख देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बट्टे 4। यदि यह हो x एक्सिस या हो y एक्सिस, इस पर कोई पॉइंट है y एक्सिस पर जिसका ओरिजिन से हाइट हो अगर 1, यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो 1, इस पॉइंट से गुजरने वाला x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन खींचा जाएगा, इसका इक्वेशन हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 1। ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पर स्थित कोई पॉइंट हो, इस पॉइंट से गुजरने वाला और x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन यदि खींचा जाए तो इस लाइन का इक्वेशन हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से इस पर स्थित कोई पॉइंट ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर हो, ठीक है, तो इससे गुजरने वाला जो लाइन होगा जो x एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन में हमको दे रहा है y इज इक्वल टू 4 लाइन हम खींचते हैं ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर। जो पॉइंट होगा, x कोऑर्डिनेट तो होगा उसका 0, लेकिन y कोऑर्डिनेट 4 होगा। इस पॉइंट से गुजरने वाला और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 4। जब कभी भी दो कर्व, एक कर्व और दूसरा कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कटान बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो हम इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं काहे कि हमको इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट चाहिए। सोल्व करने के लिए y के जगह पर 4 रख देते हैं। इसमें रखो चाहे इसमें रखो, इसी में रख देते हैं, दोनों एक ही इक्वेशन है, इसी में रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुने y के जगह पर यह 4 रख देंगे, 4, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16। तो एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस, एक मिनट गलती लिखा गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, 16 नहीं बल्कि प्लस माइनस 4। एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस 4 होगा और दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, नीचे बेकार लिख दिए, अच्छा लिख दिए तो हटाओ। एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 होगा, दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस 4 होगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? जब यह 4 हाइट है और x एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर का भी y कोऑर्डिनेट 4, यहाँ का भी y कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 4 ही होगा दोनों जगह का। हमको y कोऑर्डिनेट से कोई मतलब भी नहीं था, हमको सिर्फ x कोऑर्डिनेट से मतलब था। यहां से यदि इस पर परपेंडिकुलर खींचा जाए, तो चूंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4 है, इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट 4 होगा। दरअसल इस डॉटेड लाइन पर स्थित प्रत्येक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 ही होगा। तो यह डॉटेड वाला जो लाइन दिखाई पड़ रहा है, इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 4 लिखेंगे। यहां से इस पर यदि परपेंडिकुलर खींचे x एक्सिस पर, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट -4 है, तो यहाँ का भी x कोऑर्डिनेट -4 होगा। इस पर स्थित प्रत्येक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -4। तो डॉटेड वाला लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू -4। हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, इसी कर्व को वह L कह रहा है।
क्वेश्चन में इसी कर्व को वह एल कह रहा है, यानी मूविंग सर्किल के सेंटर के चलने का रास्ता जो है वह जो कर्व बनाता है उसी कर्व को एल कह रहा है। और यह लाइन से घिरा एरिया, यानी यह वाला शेडेड एरिया निकालने के लिए कह रहा है। जिस एरिया को हम शेड कर रहे हैं, आच्छादित कर रहे हैं, यही वाला एरिया क्वेश्चन में हमको निकालने के लिए कह रहा है। इस कर्व तथा इस लाइन से घिरा हुआ एरिया। यदि दो कर्व हो, एक कर्व हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा कर्व हो y इज इक्वल टू जी एक्स, y इज इक्वल टू जी एक्स, यह दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटता हो, मान लेते हैं ए पर और बी पर काटता है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यदि ए हो तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ से जो इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे यह लाइन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए। यदि इस बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बी हो तो यहाँ से जो इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी। यह y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व ऊपर हो, y इज इक्वल टू जी एक्स कर्व नीचे हो, तो इस दोनों कर्व से के बीच घिरा जो एरिया होता, यह एरिया यदि a हो तो दोनों कर्व से घिरा एरिया a निकालने का हमारा फार्मूला है इंटीग्रेशन, जहाँ काट रहा है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a, जहाँ काट रहा है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट b, ऊपर जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो एफ एक्स, इसके बाद माइनस साइन। अब नीचे में जो कर्व है इसके इक्वेशन में, ठीक है, यह जी एक्स जो है यह जी एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन, यह है हमारा फार्मूला। इस फार्मूले से ही अगर इसको हम कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के जगह पर दिखाई पड़ रहा है y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 ऊपर में स्थित है, यानी y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू एफ एक्स के जगह पर आ रहा है। यह कर्व नीचे है, यानी नीचे में जो कर्व है y इज इक्वल टू जी एक्स, इसके जगह पर क्या आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, किसके जगह पर, तो y इज इक्वल टू जी एक्स के जगह पर। x इज इक्वल टू ए के जगह पर x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू बी के जगह पर x इज इक्वल टू 4 है। तो इस फार्मूले के आधार पर इस दोनों से घिरे एरिया को यदि हम a मान लें तो a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया इंटीग्रेशन -4 से 4 ऊपर वाला कर्व एफ एक तरफ y है, बाकी चीज़ दूसरे तरफ, एक तरफ y है दूसरे तरफ बाकी चीज़, एफ एक्स के जगह पर 4 दिखाई पड़ रहा है, 4 माइनस यहाँ जी एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर बट्टे 4 दिखाई पड़ रहा है, एक्स स्क्वायर बट्टे 4 डी एक्स, यह देगा इस शेडेड क्षेत्र का एरिया, या जो शेडेड एरिया दिखाई पड़ रहा है इस एरिया का वैल्यू देगा। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू, इस तरफ इंटीग्रेशन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4, इस तरह से दो टर्म का डिफरेंस को जब इंटीग्रेट करने के लिए कहे तो पहला टर्म का इंटीग्रेशन और माइनस फिर दूसरा टर्म का इंटीग्रेशन लिखते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 4 dx
-4 to 4 और माइनस इंटीग्रेशन x²/4 dx -4 to 4। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नंबर जो रहता है उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखा जा सकता है। यहाँ भी है 1/4 कांस्टेंट नंबर, इसको भी इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखा जा सकता है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने इंटीग्रेशन dx -4 to 4, और इसको हम लिख सकते हैं, तो माइनस बीच में रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 गुने इंटीग्रेशन -4 to 4 x² dx। अब इंटीग्रेशन dx इसका वैल्यू होता है x, और इंटीग्रेशन x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n+1/n+1। इस फार्मूले का यूज करते हुए जब x² का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, x² का इंटीग्रेशन, तो x² का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ x² dx x⁴2+1/2+1, यानी यह हो जाएगा x³/3। तो ये इसको हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4 गुने इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx x लिख देंगे और इसके ऊपर और नीचे -4 और 4 लगा देंगे, -4 और 4, फिर -1/4 गुने इस x² का यह इंडिफिनिट इंटीग्रेशन लिख देंगे x³/3, x³/3, और ऊपर और नीचे, ऊपर में 4 और नीचे में -4 लिख देंगे। अब यहाँ पर इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर में x लिखा हुआ है, ऊपर में 4 नीचे में -4। यह इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। a इज इक्वल टू 4 गुने, सबसे पहले 4 गुने है तो 4 गुने। अब करेंगे क्या, अंदर में जो भी एक्सप्रेशन दिखाई पड़े इसमें x के जगह पर पहले 4 लिख देंगे, ऊपर वाला नंबर लिख देते हैं 4, फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे, और इसके बाद अंदर में जो एक्सप्रेशन है इसमें x के जगह पर नीचे वाला नंबर लिखेंगे, तो लिख देते हैं -4। हो गया, इसका वैल्यू निकल गया। फिर है -1/4 गुने, -1/4 गुने, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? वही का अंदर में जो एक्सप्रेशन है सब चीज लिखेंगे, सिर्फ x के जगह पर ऊपर वाला नंबर, तो हो जाएगा 4³/3, 4³/3, फिर माइनस साइन देंगे, और इसके बाद अंदर में जो एक्सप्रेशन है यही लिखेंगे, सिर्फ x के जगह पर यह नीचे वाला नंबर, तो -4/3 हो गया। इसका भी वैल्यू हम लिख दिए। अब जोड़ घटाव कर देना है। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4 गुने, यह हो जाएगा 4 जोड़ 4, 4 + 4 -1/4, यह हो जाएगा या जो बाहर में जो 4 है इस 4 को अंदर ले जाए तो यह भी डिवाइड हो जाएगा, और अच्छा ऐसा करते हैं, रहने देते हैं बाहर में 4, यह कितना हो जाएगा
16 चौके 64 बटे 3 और माइनस का क्यूब प्लस हो जाएगा 64 बटे 3। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 4 गुने 4 और 4 8 होता है, माइनस 1 बट्टे 4 गुने या 64 जोड़ 64 कितना हो जाएगा 8 128 बट्टे 3। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 8 चौके 32 माइनस 4 से इसको भाग देंगे तो 4 तिया 12 4 दूनी 8 32 बटे 3। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू एलसीएम 3 गुने 32 माइनस 32। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 3 गुने 32 माइनस 32, 32 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस 1 यानी 2, यानी 32 गुने 2 बटे 3 और 32 गुने 2 हो जाएगा 64। दैट इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 32 गुने 2 यानी 64, 64 बटे 3 यानी 64/3 हो गया, एरिया निकल गया।